गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। इसलिए आप फोकस कर लो किसी एक चीज पर कि हमको इस चीज पर ही वर्क करना है और निरंतर प्रयास करते रहिएगा, सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 27 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो राइट आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को हाल ही में आरबीआई के द्वारा बैन किया गया। किस पर्पस के लिए? तो वो ऐड नहीं कर पाएंगे नए कस्टमर्स ऑनलाइन। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो इसके डिटेल फैक्टर्स की ओर हम लोग चलते हैं। निजी क्षेत्र के अग्रणी भारतीय बैंक कोटक महिंद्रा को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक जोड़ना बंद करने का आदेश दिया है। आरबीआई ने 24 अप्रैल 2024 को अपना निर्देश जारी किया और आरबीआई ने बैंक के प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म के बारे में चिंताओं के कारण कोटक महिंद्रा बैंक को नए क्रेडिट कार्ड जारी करना बंद करने के लिए भी कहा है। इसी के दौरान आरबीआई के पास बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी करने की शक्ति है, जो 2022 और 2023 में कोटक महिंद्रा के सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म की निगरानी के दौरान आरबीआई ने बैंक के आईटी इन्वेंट्री प्रबंधन, पैच और परिवर्तन प्रबंधन, उपयोगकर्ता पहुंच में गंभीर कमियां पाई, प्रबंधन विक्रेता जोखिम प्रबंधन, डेटा सुरक्षा से आदित ये सारे फैक्टर्स ये पाई गई और इस वजह से आरबीआई ने हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक को बैन किया है ताकि वो किसी भी नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सके। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे एग्जाम करंट ऑफ पॉइंट से आपको ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक को बैन किया है ताकि वो नए कस्टमर्स को नहीं ऐड कर सके। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक। और ये पावर आरबीआई को दिया गया है। उसके पास बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत किसी भी बैंक की निगरानी करने की शक्ति हमारे सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास है। इसी के दौरान 2022 और 2023 के बीच की सारी घटनाओं को देखते हुए आरबीआई ने यह निर्णय लिया कि आरबीआई के द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक को बैन किया जाएगा ताकि वो नए कस्टमर्स को ऐड नहीं कर सकेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल के आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल हाल ही में आईपीएल के दौरान पूरे इतिहास में ये पहले बॉलर बने हैं जिन्होंने 200 विकेट लेकर इतिहास में अपना नाम को दर्ज करवा लिया। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि इंडियन प्लेयर युजवेंद्र चहल जी के द्वारा 200 विकेट लिए गए, वो भी कहां पे? तो आईपीएल के इतिहास में टोटल 200 विकेट्स को क्रॉस कर पहला बॉलर बनकर इतिहास रच दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा युजवेंद्र चहल। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहां किया? तो राइट आंसर होगा अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान एंड निकोबार में हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के द्वारा हाल ही में रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का परीक्षण किया। कहां पे? तो अंडमान एंड निकोबार में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। भारतीय वायुसेना ने हवा से प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण करके एक माइलस्टोन को हासिल किया जो 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर लक्ष्य को भेदने में सक्षम रहेगा। इसी के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में SU-30 MKI फाइटर जेट द्वारा किया गया परीक्षण भी था, जो रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रख के चलनी होगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रॉक्स या क्रिस्टल मेज 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण कर इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने एक अचीवमेंट को हासिल की। इसी के दौरान वायुसेना के एक अधिकारी के नेतृत्व में त्रिशेबा अंडमान और निकोबार कमान के तहत क्षेत्र में परीक्षणों की तैयारी भी की जा रही है। क्रिस्टल मेज 2 एक विस्तारित स्टैंड ऑफ रेंज वाली हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है जिसे लंबी दूर के रडार और वायु रक्षा प्रणालियां सहित उच्च मूल्य वाले स्थिर और गतिशील लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया।
तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी हो कि हाल ही में अंडमान एंड निकोबार में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एक अचीवमेंट को हासिल की गई और इस अचीवमेंट के माध्यम से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया फायरिंग द एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम दिया गया रॉक्स या फिर क्रिस्टल मेज 2 इसका नाम है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के दौरान इसकी जो टारगेट है वो कहां तक है, तो 250 किलोमीटर से ज्यादा तक इसकी रेंज है जहां तक ये मार कर सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया, तो राइट आंसर होगा 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो जानते हैं इसके पीछे का पॉइंट्स। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार विश्व मलेरिया दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई, तो अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना रखी गई है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना होगा कि वर्ल्ड मलेरिया डे हम लोग हर वर्ष 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और इसी के दौरान 25 अप्रैल के दिन ही इस मलेरिया डे को लेकर एक थीम भी रखी जाती है। तो 2024 के लिए विश्व मलेरिया दिवस 2024 की थीम क्या रखी गई, तो अधिक न्याय संगत दुनिया के लिए मलेरिया के खिलाफ लड़ाई को तेज करना इसकी थीम रखी गई। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश के माध्यम से हम लोग चलते हैं तो इंग्लिश में इसकी थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। तो चलते हैं इसी के साथ इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा कि थीम जो इस साल के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार के अनुरूप ही मलेरिया की रोकथाम, पहचान और उपचार सेवाओं तक पहुंच में जारी असमानताओं को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकताओं पर प्रकाश भी डालती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको और भी हाईलाइट किया ताकि वर्ल्ड मलेरिया डे को कम से कम रोका जा सके, मलेरिया से होने वाली बीमारी को रोका जा सके। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो संक्रमित मच्छरों के काटने से होती है। जो मच्छर काटता है उस मच्छर का नाम क्या है, तो मादा एनोफिलिस मच्छर अपनी लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम परिजीवी फैलाते हैं जो मलेरिया का कारण बनता है। तो आपको ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के फैलाने से उसकी जो लार के माध्यम से जो फैलती है और उससे होती है प्लाज्मोडियम परिजीवी, इसी के कारण मलेरिया बीमारी फैलती है। तो साल 2007 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको ये याद रखनी होगी कि किस मच्छर के काटने से मलेरिया की बीमारी होती है, तो राइट आंसर होगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इसी के काटने की वजह से मलेरिया होती है। अगर डिटेल पॉइंट्स की ओर जानना होगा तो आपको ये फैक्ट्स याद रखनी होगी कि इस मच्छर के माध्यम से वो अपनी लार के माध्यम से प्लाज्मोडियम परिजीवी को फैलाते हैं और इसी के कारण मलेरिया बीमारी का उत्पन्न होता है। भारत का लक्ष्य है कि 2027 तक मलेरिया मुक्त होना और 2030 तक इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना है। वर्ष 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2025 तक 25 चिन्हित देशों में मलेरिया के संचरण को रोकना के लिए ई 2025 पहल को शुरू की। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि हमारे भारत का टारगेट क्या है कि मलेरिया फ्री बनाना है कब तक, तो 2027 तक हमारे इंडिया से पूर्ण तरीके से मलेरिया को रिमूव कर दिया जाएगा और इसी के दौरान कंप्लीट तरीके से एलिमिनेट कर दी जाएगी इस डिजीज को कब, तो 2030 तक। और साल 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक इनिशिएटिव को चलाया गया था और इस इनिशिएटिव का नाम था E2025। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं मलेरिया के डिजीज के बारे में, मलेरिया के वैक्सीन के बारे में कि आखिर क्या होती है। RTS नामक पहली मलेरिया वैक्सीन को उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई और इस वैक्सीन को कई संगठनों जैसे ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन आदि के सहयोगात्मक प्रयास से विकसित किया गया है। भारत बायोटेक को भारत में इस वैक्सीन के निर्माण का लाइसेंस भी दिया गया। इसी के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने R21 नाम से एक वैक्सीन विकसित भी की है जो घाना और नाइजीरिया ने इस वैक्सीन को अपने देशों में इस्तेमाल के लिए मंजूरी भी दे दी। इसका निर्माण भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने होंगे कि मलेरिया वैक्सीन को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सतलज जल विद्युत निगम ने हाल ही में देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया, तो राइट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम
जो देश की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन परियोजना का उद्घाटन किया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। एसजेवीएन लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के झाकड़ी में एसजेवीएन के 1500 मेगावाट के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल की। परियोजना से उत्पादित हरित हाइड्रोजन का उपयोग एनजेएचपीएस की दहन ईंधन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उच्च वेग ऑक्सीजन ईंधन कोटिंग सुविधा के लिए किया जाएगा। इसके अलावा यह अपने 25 किलोवाट क्षमता के ईंधन सेल के जरिए बिजली भी पैदा करेगी और इसी के दौरान देश के पहले बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन श्रीमती द्वारा किया गया है, जो कि गीता कपूर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक 24 अप्रैल 2024 को की है। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा किस तरीके से श्रीमती गीता कपूर जी के द्वारा हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट को इनऑगुरेट किया गया और इसी के दौरान आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होगी कि हिमाचल प्रदेश में एसजेवीएन लिमिटेड के द्वारा एक माइलस्टोन को अचीव किया गया और इसी के दौरान इंडिया की पहली फर्स्ट मल्टीपर्पस ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश की गई। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में पहला महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो राइट आंसर होगा स्पेन। स्पेन में आयोजन किया गया फर्स्ट ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। पहला महासागर दशक सम्मेलन अप्रैल 2024 के दूसरे सप्ताह में बार्सिलोना स्पेन में आयोजित किया गया था और इसका आयोजन स्पेन सरकार द्वारा यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय आयोग के सहयोग से किया गया था। बार्सिलोना में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का विषय था कि हम जो महासागर चाहते हैं उसे बनाने के लिए आवश्यक विज्ञान प्रदान करना है। महासागर दशक सम्मेलन में 124 देशों के 1500 से अधिक प्रतिभागियों और 3000 से अधिक ऑनलाइन दर्शकों ने भाग लिया और यह महासागर दशक सप्ताह का समापन था। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखने होंगे। फर्स्ट ओशियन डिकेड कॉन्फ्रेंस को हाल ही में कहां पे आयोजन किया गया? तो स्पेन के बार्सिलोना में आयोजन किया गया फर्स्ट ओशियन डिकेड। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा और इसी के दौरान ये आपको ये भी पॉइंट्स याद रखनी होगी कि पृथ्वी विज्ञान सचिव एवं रविचंद्रन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र के बेहतर पूर्वानुमान और समक्ष के लिए क्षेत्र विशिष्ट महासागर अवलोकन केंद्र स्थापित करने का आह्वान भी किया। पहला महासागर दशक तटीय शहर सम्मेलन 2025 में चीन के चेंगडू शहर द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो ये फिर फैक्टर्स याद रखने होंगे। 2024 में फर्स्ट ओशियन डिकेड कोस्टल सिटीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन स्पेन के बार्सिलोना में किया गया और नेक्स्ट 2025 के लिए चाइना के सिटी चेंगडू में इसका आयोजन किया जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में 2024 आईसीसी टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा उसैन बोल्ट। उसैन बोल्ट को हाल ही में एज अ न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर द 2024 आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो उसैन बोल्ट। तो जानते हैं उसैन बोल्ट के बारे में। महान जमैका धावक उसैन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए राजदूत के रूप में नामित किया गया, जिसकी मेजबानी 1 से लेकर 29 जून 2024 तक वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखने को मिलेगा कि हाल ही में नए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? तो फॉर द आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप के लिए। तो राइट आंसर होगा उसैन बोल्ट को। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं कि किस एडिशन चल रही है आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप का, तो 9th एडिशन होने वाली है। इसके दौरान ये भी फैक्टर्स पूछे जा सकते हैं कि आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहां पे किया जाएगा? तो वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट में आयोजन किया जाएगा। 1 से लेकर 29 जून 2024 तक इस आईसीसी टी20 का आयोजन किया जाएगा। क्रिकेट के शौकीन उसेन बोल्ट ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स के दिग्गज है। 2017 में उन्होंने 100 मीटर रेस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उनके नाम लगातार 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 3 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया है। तो ये थे उसैन बोल्ट जी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की इनकी क्या अचीवमेंट थी। इसी के दौरान 2008 में इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में बोल्ट ने पुरुषों की 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने तीनों स्पर्धाओं में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा कि किस तरीके से उसैन बोल्ट को नया बनाया गया,
नया ब्रांड एम्बेसडर फॉर द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट कौन सा बन चुका है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी के माध्यम से ये देखा गया कि ऑस्ट्रेलियन फर्म के द्वारा ये बताया गया कि यूनाइटेड अरब अमीरात की सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट बन चुकी है पूरे दुनिया में। तो वो भी हमारे इंडिया के बाद सबसे चीपेस्ट पासपोर्ट किसकी बनी है? तो राइट आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। सबसे चीपेस्ट हमारी इंडिया की है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चंस में ये आते हैं कि हाल ही में एक रिपोर्ट को जारी की गई और इस रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया गया कि चीपेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय पासपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात के बाद विश्व स्तर पर दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट बन चुका है, जो 62 देशों को वीजा मुक्त प्रदान करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स को याद रखनी होगी कि हमारे भारत के बाद नेक्स्ट सेकंड पोजीशन पर कौन आता है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, जिनका पासपोर्ट सबसे सस्ता हो चुका है। और इसी के दौरान आपको ये भी फैक्ट्स याद रखनी होगी 62 देशों को वीजा मुक्त प्रदान करता है। भारत के पासपोर्ट की कीमत 10 साल की वैधता के लिए 18.07 अमेरिकी डॉलर है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात में 5 साल की वैधता के लिए इसकी कीमत 17.70 अमेरिकी डॉलर है। प्रति वर्ष लागत के मामले में भारत में सबसे सस्ता पासपोर्ट था, जिसकी लागत प्रति वर्ष 1.81 अमेरिकी डॉलर थी, और दक्षिण अफ्रीका और केन्या क्रमशः दूसरे और तीसरा स्थान पर हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। इसी के दौरान ये भी फैक्टर्स याद रखनी हो कि अध्ययन में मैक्सिको को सबसे महंगा पासपोर्ट पाया गया। इसी स्टडी के माध्यम से ये देखा गया कि मैक्सिको का पासपोर्ट सबसे महंगा है, जिसकी कीमत 10 वर्षों के लिए 231.05 अमेरिकी डॉलर थी, और ऑस्ट्रेलिया में 10 साल पुराना पासपोर्ट के लिए 225.78 अमेरिकी डॉलर थोड़ा सस्ता था। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने हुए किस तरीके से पासपोर्ट्स की सबसे चीपेस्ट बन चुकी है यूनाइटेड अरब अमीरात, वो भी सेकंड पोजीशन पे हमारे इंडिया के बाद। तो ये सारे फैक्टर्स को याद रखना होगा। तो चलते हैं अपने रिवीजन बैच की ओर। 26 अप्रैल 2024 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से पी सुब्बाराव को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में यूपीआई स्विच रेजर पे और एयरटेल पेमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी न्यू दिल्ली में लॉन्च की गई। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 77वें कांस फिल्म महोत्सव के ला सिनेफ खंड में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वंस टू नो। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में मतदान केंद्रों पर कतारों की जानकारी के लिए वोटर इन क्यू ऐप किसने लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है? तो एटाना बोनमाटी। क्वेश्चन नंबर 8, नासा ने हाल ही में ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन कहां भेजने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा टाइटन में। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इन ह्यूमन हार्ट is /r responsible for contractions that send the blood through the circulation? मानव हृदय में निम्नलिखित में से कौन रक्त का परिसंचरण के माध्यम से भेजने वाले संकुचन के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन ए लेफ्ट आर्टरियम, ऑप्शन बी बोथ आर्टरिये, ऑप्शन सी राइट वेंट्रिकल, या ऑप्शन डी बोथ वेंट्रिकल। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी कंटेंट हम आपके पास पहुंचा सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।